बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पौने 3 साल के दौरान दूसरी बार अवामी मसाइल सुनने के लिए आपका वज़ीर आज़म आपके साथ की मुहिम का आगाज़ किया और वही पुरानी बातें दोहराई कि मुझे अंदाज़ा है कि अवाम मुश्किल में है। मौजूदा हालात साबका हुकूमतों की करप्शन का नतीजा है। 2 बड़े चोरों ने मुल्क को लूट लिया, मनी लॉन्ड्रिंग हमारा सबसे बड़ा मसला है, हमें इसी वजह से IMF के पास जाना पड़ा, वगैरह वगैरह। नाज़रीन, ये बातें तो अवाम को पहले से ही पता है, तो फिर नया क्या है? यही इमरान खान साहब जो अपोजिशन लीडर थे तो न सिर्फ सारे मसाइल जानते थे बल्कि उनका हल और कितने दिन में ये तक बता चुके थे। तो अब टेलीफोन पर अवाम के मसाइल सुनना क्या इस बात का इकरार है कि वो उनको हल करने में नाकाम हो चुके हैं? क्या उनके वुज़रा मुशरा उनको उनके बारे में आगाही नहीं देते? क्यों बार बार वुज़रा की अखाड़ पिछाड़ जारी है? मुआशी इंडिकेटर्स अगर मजबूत है नाज़रीन, तो महंगाई का जिन बेकाबू क्यों है? दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों की बात करें जिसका काम हुकूमत की बैड गवर्नेंस पर तनकीद करना है, सवाल उठाना है, अवाम के इशूज उठाने हैं, मुतबादिल प्लान देना है, मगर अफसोस कि ये अपने सारे सियासी और जाती मुफाद के लिए आपस में ही दस्तू गरेबा हैं। आज का प्रोग्राम इसी पर मुरतब किया गया है। अपने गेस्ट का तारुफ करा दूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सलीम, इकोनॉमिस्ट है, कॉलम निगार हैं। मिर्जा इख्तियार बेग ने मुझे ज्वाइन किया, आप भी इकोनॉमिस्ट हैं, और फिरदौस शमीम नकवी PTI से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक साहब, इस तरह अवामी मसाइल फोन पर सुनना आपको क्या लगता है किस तरफ निशानदही कर रहे हैं? कि क्या वो उनके मसाइल सुनकर उसको फौरी एड्रेस कर लेंगे या इस बात का इकरार कि हुकूमत इन मसाइल को हल करने में नाकाम रही है? सर देखिए शाजिया, रियासती कारोबार चलाने के लिए एक चीज कहलाती है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। आपने कोई चीज डिलीवरी करनी है, उसका एक खास तरीका कार होता है हुकूमती निज़ाम के अंदर। पहले एक टीम क्रिएट की जाती है, फिर वो टीम बैठ के मनसूबा बंदी करती है, फिर वो मनसूबा बंदी के ऊपर अमल दरामद होता है और फिर कोई नतीजा सामने आता है। चाहे वो महंगाई का हवाला हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन की बात हो, तो सरकारी हवाले से जो भी चीज हो पहले टीम बनाई जाती है। अब तकरीबन 32 महीने गुजर गए हैं, यानी कि 50% वक्त जो है PTI का वो गुजर गया है। 60 महीने टोटल में मिले थे। अभी तक PTI जो है वो फेज नंबर 1 पे अटकी हुई है। अभी तक टीम की तश्कील दी जा रही है। देखिए, 3 तो वज़राए आज़म जो है, 3 वज़राए खजाना जो है वो बदले गए हैं 32 महीने के अंदर। पहले हमें बताया जा रहा था कि असद उमर साहब जो हैं वो बड़े ही जबरदस्त अरस्तू हैं, वो बहुत ही आलिम हैं और वो जैसे ही वजीर खजाना का ओहदा संभालेंगे मुल्क को सीधी राह पे चला देंगे। 8 महीने हमने देखा कि असद उमर साहब मुसलसल सारे के सारे ब्लेम जो है वो PMLN के ऊपर करते रहे। 8 महीने के बाद उनकी छुट्टी हो गई। फिर हफीज शेख साहब आए और हफीज शेख साहब कहते हैं कि असद उमर साहब इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर गए हैं। 23 महीने हफीज शेख साहब रहे। जिस दिन वो गए हैं, अगले दिन हमें शौकत तरीन साहब ये बता रहे थे कि सारा बेड़ा गर्क जो है वो तो हफीज शेख साहब ने कर दिया। अब आधा वक्त शादिया गुजर गया है, अभी तक टीम तश्कील नहीं दी गई। पहले टीम बनेगी, फिर वो बैठ के मनसूबा बंदी करेगी, फिर उस मनसूबा बंदी के ऊपर अमल दरामद होगा और फिर उसके नतीजे में कुछ रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो ये इस PTI का जो दौर है, जो 5 साल का इनको मिला था, इसमें तो ऐसी कोई उम्मीद ना रखें कि कुछ सामने आने वाला। ठीक है। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ फोन पर थे गालिबन। अच्छा, उन्होंने लाइन ड्रॉप कर दी है, समहाउ रीजन पता नहीं, उनको दोबारा कॉल मिलाते हैं। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, सर आपको क्या लगता है, क्या प्राइम मिनिस्टर ने वाकई अवाम के मसाइल सुने हैं? क्या उन सवालों में प्राइम मिनिस्टर को सही अकाउंटेबल किया गया है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं सरकारी TV पर मैनेज करके चलाया गया था, तो हमें लगता है कि वाकई ये अवाम के लिए ये टेलीफोन कॉल्स ली गई थी। सर देखिए, पहली चीज तो यह है कि इस हुकूमत की अपनी टीम, खुद वजीर आजम असद उमर साहब इस बात का बार बार एतराफ कर रहे हैं कि महंगाई में जबरदस्त इजाफा हुआ है और इन्फ्लेशन की फिगरें भी बढ़ती जा रही है, 9% प्लस की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ महंगाई अगर वो खाने पीने की अशिया में है तो वो एक गरीब आम कॉमन मैन को पूरी तरह मुतासर करती है। तो ये वो चीज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो चीजें जिससे वो महंगाई में वाकई में PTI के दौरे हुकूमत में इजाफा हुआ है। और बिल्खुसूस खाने पीने की अशिया जो आटा है, फ्लोर है, गंदम है, तेल है, ये सब चीजों में, शरबत, वेजिटेबल्स में, दालों में इजाफा हुआ है। दूसरी चीज यह है कि पेट्रोलियम
इख्तियार बेग साहब, आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन है सर, थोड़ा सा आप सिग्नल की वजह से अगर आप मूव कर लें तो मैं जब तक फिरदौस साहब से सवाल ले लेती हूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अच्छा उनसे हमारा राब्ता। इख्तियार बेग साहब, आपको आवाज आ रही है सर? उनकी भी लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा डॉक्टर फारूक साहब, अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं, आपने भी बात किया, तो इसका मतलब यही है कि राइट पीपल फॉर राइट जॉब हमें अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं मिली। लेकिन वजह क्या है डॉक्टर साहब के क्यों इनको अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं? ये जो हम बात करते हैं बार बार इलेक्टेबल, वो कहते हैं मेरे पास तो लोग ही नहीं, मैं कहां से लेकर आऊं लोग? देखिए 2.5 साल पहले इलेक्शन कैंपेन से पहले हमें ये बताया गया था कि अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप माइंड न करें सर, तो फिरदौस साहब मेरे साथ आ गए हैं लाइन पर, मैं उनसे सवाल कर लूं सर? जरूर। ठीक है फिरदौस साहब, हम इमरान खान साहब की नीयत पर शक नहीं करते, यकीनन उनको गरीबों का दर्द भी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि 3.25 साल बाद भी अगर आप प्राइम मिनिस्टर बहैसियत आवाम से रब्ता करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर्स ने भी किया है, लेकिन अवामी मसाइल का हल तो उस तरह से एड्रेस नहीं हो पा रहा। सर, हम बात कर रहे थे कि क्या आप लोग को, इमरान खान साहब को बेहतर टीम नहीं मिली, हम बात कर रहे थे राइट पीपल फॉर राइट जॉब लोग नहीं मिले, वजीर आते हैं फिर उनको हटाया जाता है, फिर दूसरे वजीर आते हैं, अभी तक तो आप लोग की टीम ही नहीं सिलेक्ट हो पा रही सर। पहली चीज तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं जी सर, कि ये जो प्राइम मिनिस्टर्स कंप्लेंट सेल है, जिसके ऊपर आप इंटरनेट के जरिए प्राइम मिनिस्टर को अपनी शिकायतें पहुंचा सकते हैं, वो भी बहुत सारे लोग नहीं इस्तेमाल करते। पाकिस्तान के अवाम को बेहद खुशी महसूस होती है अगर कोई जरिया प्रोवाइड किया जा सके जिससे वो अपने वजीर आजम से बात कर सके। और मैं समझता हूँ ये एक्सरसाइज इज अ पब्लिक रिलेशनिंग एक्सरसाइज रादर देन एन इकोनॉमिक एक्सरसाइज, और इसको उसी टर्म में लिया जाए कि अवाम को एक ऑप्शन है कि वंस इन अ मंथ वो अपने वजीर आजम से बात करके अपने मसाइल डायरेक्टली उसमें दे सके, चाहे उनकी जमीनों पे कब्जा है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के बारे में वो कोई वर्किंग के ऊपर राय देना चाहते हैं। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट एक्सरसाइज। सो प्लीज डोंट कंफ्यूज इकोनॉमिक पॉलिसी विद दिस टेलीफोन कॉल। ये तो पहली मेरी गुजारिश फारूक साहब से भी है, बाकी जो हजरात भी इस प्रोग्राम में है वो है। अब आप कह रहे हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब की बात करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट सेगमेंट बाय सेगमेंट। शाह महमूद कुरैशी, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, एक्सपीरियंस फॉरेन मिनिस्टर। सानिया निस्तर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब एज सोशल वेलफेयर के जितने उनका नेट है। आपके अमीन असलम साहब, मलिक अमीन असलम साहब, पार्टी स्टैलवर्ड, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जबरदस्त काम हो रहा है। पाकिस्तान में 50 साल के बाद दोबारा डैम बनने शुरू हुए विच आर वेरी मच नीडेड, उसके ऊपर भी कोई इशू नहीं है। आपके एक मसला जो हमें नजर आता है, वो जो सबसे बड़ा नजर आ रहा है, वो इस वक्त ये है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, अगर आपने एक 70 साल में खता खोदा है, इस मुल्क की कुछ ना कुछ आते की हुई है, ब्लैक मनी बेतहाशा इस इकोनॉमी में है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन सपोर्ट होती है। हम डिमोनेटाइजेशन की तरफ अभी इस तरफ समझते हैं कि फौरी तौर पे इसकी तरफ जाना सूदमंद होगा, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए जो जो इक़दाम किए गए, करंट अकाउंट डेफिसिट, प्राइम डेफिसिट, ये सारी चीजों पे काबू पाया जा रहा है। और 70 साल का बिगाड़ मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को, काबीना को एक बाकायदा रोड मैप दे देना चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकल भी हो। इस वक्त हम कोविड प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे, दुनिया का कोई नेशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। अब 1 साल से ज्यादा हुए हैं कोविड के असरात का। दुनिया की इकोनॉमी जो है वो तबाह हो चुकी है इस कोविड की वजह से। जस्ट लुक एट के यूएस $16 ट्रिलियन का पैकेज बाइडेन दे रहा है, जहाँ हमारे पास वो इकोनॉमिक सिचुएशन है। हम उसके बावजूद वी आर गोइंग टू पोस्ट एन इकोनॉमिक ग्रोथ दिस ईयर, इसको कोई मद्देनजर नहीं ले रहा। मतलब क्या हम आइसोलेशन में चीजों को देखना चाहते हैं? क्या हम इस नहीं रह गए? क्या पाकिस्तान में कोविड नहीं आया? क्या हमें कोविड के खिलाफ जो है इकदाम नहीं करने पड़े? इसको कितनी छोटी चीज समझते हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीज जो है, ये मद्देनजर रख के जो है वो प्रॉब्लम हो गई है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें जो कुछ इकोनॉमी के ऊपर जो आता है, तो इंशाल्लाह उस पर भी काबू पाएंगे। इन्फ्लेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम, और इस इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए जो जो इक़दाम
आपकी वैसे इकोनॉमिक्स की किताबों में होते हैं और सारे वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब हैं, दूसरे हजरात हैं, मैं समझता हूँ उन सब से हमें जो है मशवरा करके, इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम भी है, हम इंशाल्लाह इसको ऊपर भी काबू पाएंगे। बिल्कुल सही, अगर अच्छी होती है तो कामयाबी इंशाल्लाह हमें जरूर मिलेगी। ठीक है सर। असल में सर जितनी भी अवामी कॉल ली गई थी ना, उन सब में सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ और सवाल किया गया वो महंगाई के हवाले से ही है। रही बात सर, आपने कहा कि जो 70 साल का बिगाड़ है और जो पिछली हुकूमतों ने बिगाड़ पैदा किया, बिल्कुल बात ठीक है। इमरान खान साहब के पास कोई जादू की छड़ी नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो उम्मीदें दिला दी ना आवाम को, कि जी जो ख्वाब दिखा दिए कि लोग बाहर से आएंगे, इनकलाब बर्पा होगा, मईशत बेहतर होगी, एजुकेशन सिस्टम एक होगा और ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत मिलेगी, लेकिन सर हमें वो चीजों में हमें अमलन तो कोई चीज नजर नहीं है, उसकी डायरेक्शन भी हमें नजर नहीं आ रही। आपको मैं आपको कतर करने की माफी चाहता हूँ। जी सर। पहली चीज ये है कि विद इन 1 ईयर पाकिस्तान जो है वो टूरिज्म की डेस्टिनेशन नंबर 1 कैसे हो गया? कुछ ना कुछ तो हमने किया। वो ग्रीन लैंड की, पाकिस्तान की जब इज्जत होती है तो उसके बाद पाकिस्तान के पासपोर्ट की भी इज्जत उसका ही होगा। हमने और क्या मसला किया? उसके बाद हमने ये किया कि हमने बेतहाशा मुल्कों को वीजा फ्री किया और हमें यही था कि अनकरीब रेसिप्रोकेट करते वो भी कर देंगे, लेकिन ये भी कोविड की हो गया। आजकल तो जिन मुल्कों के अंदर वो भी ये सबने दरवाजे बंद किए हुए, तो वो ग्रीन पासपोर्ट की मैं इज्जत कोविड में कहाँ से पैदा करूँ? ठीक है, आप देखिए था ना, ये तो हर जगह एक्शन तो हो रहा है, लेकिन आप ये कोविड के इम्पैक्ट को छोटा समझते हैं। मैं इसको इतना छोटा नहीं समझता। ठीक है इख्तियार बेग साहब, हम गलत असेसमेंट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब तो कोशिश भी कर रहे हैं, जितनी उन्होंने बेहतर कारकर्दगी शमीम नकवी साहब ने अभी हमें गिनवाई है। अब महंगाई 7 की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। मार्च में महंगाई 9% बढ़ गई। सिर्फ 3 माह में 16 अरब का इजाफी बोझ आ गया। चीनी का जो स्कैंडल, जो चीनी की जो हमने देखा कई माह उसके स्कैंडल चलते रहे, मगर 3 माह में 15 रुपए चीनी की कीमत बढ़ गई। तो ये सारी चीजें, तो ये फिर गलत हमें इंडिकेटर्स दिए जा रहे हैं महंगाई के हवाले से। फिरदौस साहब हमारे दोस्त हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने पार्टी को डिफाइन करें, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन और एक माइशतदान होते हुए आपको फैक्चुअल पोजीशन बदलाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस हुकूमत ने कुछ अच्छी इकोनॉमिक कारकर्दगी यकीनन करी है, करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह में कमी आई है, लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, जो आपका टॉपिक है, उसमें हुकूमती हलकों ने, इनके वज़रा ने, वजीर आजम ने खुद एतराफ़ किया कि महंगाई में जो है वो जबरदस्त इजाफा हुआ है। बिलखुसूस खाने पीने की अशिया जो है महंगी हुई है। चीनी, आटा, खुर्दनी तेल, सब्जियां, फल और अपना अंडे, ये वो सब चीजें जिनकी कीमतें 70%, 80%, 100% कहीं पे उसका इजाफा हुआ है, जो एक, जबकि दूसरी तरफ आदमी की आमदनी में कोई इजाफा नहीं होगा। आम आदमी की आमदनी बल्कि इस साल 10% भी जो बजट में बढ़ाया जाता है वो नहीं किया गया, आपको याद होगा। तो एक आम आदमी की जीना मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि इकोनॉमिक, ये जो प्लांटेशन लगाए हैं, पौधे लगाए हैं या टूरिज्म को फरोग दिया जा रहा है, ये एक आम आदमी की कंसर्न नहीं है। आदमी की कंसर्न यह है कि उसे 3 वक्त का खाना और अपने बच्चों को रोटी दे सके। जब वो मुंतजर होते हैं, वो घर आए तो वो उनके पेट की आग को पूरा कर सके। और ये चीज आजकल व्हाइट पोश आदमी जो हैं उनके लिए भी जीना मुश्किल हो गया है। हालांकि अल्लाह ताला ने फिर भी मेहरबानी की कि डॉलर की पोजीशन जो है हमारी, डॉलर कमजोर हुआ 15 रुपए का। 15 रुपए डॉलर कमजोर होने के माने है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो लैंडेड कॉस्ट है वो कम होंगी। जो पहले $1 में 168 रुपए हमें देने पड़ते थे, अब $1 में 152-53 रुपए देने पड़ रहा है। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत में सेल टैक्स दूसरी चीजें बढ़ाने के बाद सार्फिन को पास ऑन नहीं हुआ। IMF से एग्रीमेंट एक अजाब है, क्योंकि उन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाने का कहा है। 5 रुपए 64 पैसे 2 मरहलों में बढ़ाना है और 10% सर्कुलर डेट सरचार्ज है। ये चीजें आप चार्ज करेंगे तो बिजली की कीमत पीक आवर्स में 23 रुपए हो जाएगी। कौन पे कर सकता है? सही है, डैम आप बनाने शुरू करें, जी इसका जवाब देके फिर इजाजत चाहूंगा आपसे, बच्चे कि मैं एक जगह। जी फिरदौस साहब की कोई कमिटमेंट है, इसलिए अगर इख्तियार बेग साहब थोड़ा उन्हें टाइम दे दें। अच्छा फिरदौस साहब बस कुछ सेकंड दे दीजिए, वो अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर आपका जवाब ले लेंगे सर।
जी इख्तियार बेग साहब। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने पहला जुमला ये कहा कि माशी फ्रंट पे कुछ अच्छी कारकर्दगी जरूर हुई है। करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, एक्सपोर्ट थोड़ी बढ़नी शुरू हुई है, रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए और इसको हमें कवर नहीं करना चाहिए, कोशिश से करनी चाहिए। 12 मीटिंग पे महंगाई के ऊपर वहां पे डिसीजन हुए हैं कि जी क्यों नहीं कंट्रोल हो रही, और 12 के बयान दिए गए हैं, लेकिन आपने देखा कि किसी भी तरह से वो महंगाई को किसी तरह से कम नहीं कर सके, वो मुसलसल बढ़ते जा रहा है और आगे की फोरकास्ट भी ज्यादा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमें सही बाकी चीजें, इकोनॉमिक इंडिकेटर और टूरिज्म, प्लांटेशन, ये सब बेहतरी है, लेकिन खुदारा 1 पॉइंट एजेंडा है। अभी रमजान आ रहा है, रमजान में अभी से चीजें जो है यूटिलिटी स्टोर गायब होने शुरू हो गई। फिरदौस साहब जी सर जवाब दे दें। पहली चीज अख्तियार बेग साहब का जो ताल्लुक है वो टेक्सटाइल सेगमेंट से। टेक्सटाइल सेक्टर जो है मोर देन 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है और एक्सपेंशन पे भी जा रहा है। खुद आपका का इश्तिहार आया कि 10 लाख नई नौकरियां उन्हीं ने पैदा की। कंस्ट्रक्शन पैकेज जो इस वक्त इस मुल्क में आया हुआ है हाउसिंग के सिलसिले में, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इससे बेहतर पैकेज नहीं आया। और इस वक्त कंस्ट्रक्शन में जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट जो है मैं समझता हूँ वो भी तारीखी होगा। फाइनेंसिंग पहली दफा हाउसिंग सेक्टर को मिल रही है और वो सारी सब से इससे भी नौकरियां क्रिएट हो रही हैं। अब 2 किस्म की इन्फ्लेशन है, एक है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त इख्तियार बेग साहब को ये भी कहना चाहिए कि दुनिया ने पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भरोसा करते हुए जो इस वक्त बॉन्ड का इजरा हुआ वो $2.5 बिलियन वो कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी चीज है हमने अपने तमाम शॉर्ट टर्म डेट को कम करते चले जा रहे हैं एंड वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू लॉन्गर टर्म डेट। वो भी एक बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है इसके लिए। जो हमारे इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का रोल है और जो NFC का अवार्ड है, जो वीट की होर्डिंग की सिंध गवर्नमेंट ने ऑफ स्टॉक्स विच दे वर शोइंग ऑन देयर बुक्स, एक्चुअली वो स्टॉक्स थे नहीं और उसकी वजह से ये मुल्क खुद कफील है गंदम में भी और चीनी में भी। ये अगर दोनों चीजें गई हैं तो वो कहाँ गई, या ये स्मगल हुई है या ये होर्ड हुई है। हमारी इस वक्त जो इसकी रीडिंग है वो होर्डिंग है। अब हमने होर्डिंग के खिलाफ जो है कंपटीशन कमीशन को भी लगाया है। हमने तो किसी को होली का भी नहीं छोड़ा। जहांगीर तरीन साहब एक बड़े मोतबर नाम थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े जबरदस्त बिजनेसमैन हैं। उनकी बिजनेस एक्यूमेन, उनकी agriculturist we all respect him, as an industrialist we respect him. He runs one of the best industries, but nobody is allowed to play with the rules of the land. Laws को नहीं कर सकते। अगर इधर जो है सट्टेबाजी की गई है और वो आइडेंटिफाई हुई है तो उसके खिलाफ मूव भी हो रहा है। अगर रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो ये चीज है, और मैंने आपसे ये कहा ना कि देखिए हमारे पास 2 चीजें हैं। हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, जिसके लिए आपसे इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। एटलीस्ट मैं नहीं सब्सक्राइब करता कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने चाहिए बिकॉज उससे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो मनी इन सर्कुलेशन है, जो आपकी इल गॉटन वेल्थ है, जो ब्लैक मनी है, इसको वाइट करवाने के लिए जो जो कोशिशें की जा सकती हैं उन्हें करना है। उसका कौन सा सही वक्त होगा मैं फर्दर एमनेस्टीज पे भी यकीन नहीं रखता। तो अब तो इसका बात ठीक है। डॉक्टर फारूक साहब, अब जितनी बातें इन्होंने गिनवाई हैं, मतलब मैं तो यही बात करूंगी सर कि अगर हमारी इकोनॉमी इंडिकेटर्स इतने पॉजिटिव जा रहे हैं, रेमिटेंसेस हमारी बढ़ गई, करंट डेफिसिट अकाउंट हमारा इस तरह जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स सेक्टर में बेहतरी आ रही है, तो सर ये वाइट कॉलर लोगों की चीखें फिर क्यों निकल रही महंगाई से? देखिए, तजाद पाया जाता है शायद अगर मईशत के सारे इशारे जो हैं वो पॉजिटिव जा रहे हैं तो फिर रफीक शेख साहब को निकालने की क्या जरूरत थी। पहली बात, अगर हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो सारे पॉजिटिव जा रहे हैं तो फिर हमें IMF के जो इमरजेंसी वार्ड कहलाता है उसमें जाने की क्या जरूरत थी। तो एक है असलियत और एक है आवाम को सुनाने के लिए नारा। देखिए, मुझे जो हुक्मरान तबका है उनकी बातें सुन के मुझे कभी ये महसूस होता है कि शायद हुक्मरान तबका और अवाम के दरमियान जो खलीज है वो बहुत बढ़ गई है। देखिए, अवाम अभी जो फ्रेंच कंपनी है इप्सॉस, उसने जो सर्वे किया है वो कहती है कि तकरीबन 11 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके जो टॉप प्रायोरिटी है महंगाई का सबसे बड़ा कंसर्न है और बेरोजगारी का है। अब महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है
हमें सुनाया जाता है कि टूरिज्म बड़ी जबरदस्त जा रही है, कि बॉन्ड मार्केट बड़ी जबरदस्त चली गई, कि कंस्ट्रक्शन बूम आ गया या टेक्सटाइल ने बेतहाशा। यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि आटे की कीमत 35 से 70 रुपए 75 रुपए क्यों चली गई। 70 साल का बार बार जिक्र किया गया। 70 साल का कोई 2 साल का ऐसा दुरानिया शाजिया नहीं है जिसमें आटे की कीमत 100% ऊपर चली गई हो। 70 साल में कोई 2 साल का दुरानिया ऐसा नहीं है जिसमें चीनी की कीमत 55 से 100 रुपए चली गई हो, 100% बढ़ गई हो। 70 साल में आपको 2 साल का कोई भी ऐसा दुरानिया नहीं मिलेगा जिसमें बिजली की कीमत 11 रुपए से कहीं 28 रुपए भी चली। तो सवाल है आटे का, सवाल है चीनी का और सवाल है बिजली का, और उसका जवाब दिया जाता है टूरिज्म, उसका जवाब दिया जाता है टेक्सटाइल, उसका जवाब दिया जाता है बॉन्ड मार्केट। तो ये अवाम और हुक्मरान तबके के दरमियान में खलीज बहुत बढ़ गई। जी फिरदौस साहब, मैं सवाल करके वक्त नहीं जाएगा जी, जवाब दे। मैं फरूख साहब की बात से एक जगह इख्तिलाफ करता हूँ। जी, टूरिज्म क्या जॉब नहीं क्रिएट कर रही? टेक्सटाइल का अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो जॉब नहीं क्रिएट होंगे, अगर कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी तो जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी, ये सारी जॉब क्रिएटिंग है। चलिए फरूख साहब जो है जरा मुझे बिजली का बता दें, हमने जितने मुआहदे किए हैं बिजली के जरा बताएं तो कि उसमें हमने किए हैं या नवाज शरीफ ने? अगर इनको लेवलाइज टैरिफ पता है, ये जो अगले जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर पहले 10 साल के अंदर क्या टैरिफ दिया जा रहा है, कितने रुपए में बिजली खरीदी जा रही है, तो क्या हम उन इंटरनेशनल मुआहदों से बाहर निकल आए? हमने तो उन पुराने मुआहदों को 2002 के मुआहदों को जिसमें 17% रिटर्न था उस पर रिटर्न नहीं सर, अगर आप पुराने मुआहदे की बात करें तो ये इमरान खान साहब थे जब कह रहे थे कि 5,000 का बिल आए तो फिर बिल जला दो और एहतजाज के लिए बाहर निकलो। सर अब तो 15-15 20-20 हजार के एक आम घर का बिल आ रहा है। जी मैं आपको जो बात कह रहा हूँ ये किसने करके गया है, जरा फरूख साहब से पूछे ना। हमने तो ये नहीं, अगर इस मुल्क की एनर्जी पॉलिसी के ऊपर आपने थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को खरीदने के पहले 10 साल में 24-24 रुपए और 26-26 रुपए जनरेटिंग प्लांट से ले रहे हैं, तो वो आवाम तक किस कीमत पे बिजली पहुंचाऊं? जरा जवाब दीजिए। चले मैं इख्तियार बेग साहब आप जी सर, वही बात है कि अगर दो लोग जो थे लूट मार करके, उसमें आसिल जरदारी भी थे। यही बात है फिरदौस शमीम नकवी साहब फिर वही बात कर रहे हैं कि जी पिछले मुआहदे थे, ये हुआ था वो हुआ था। सिविल नाफरमानी प्राइम मिनिस्टर साहब जब अपोजिशन लीडर थे तब करने को तैयार थे, क्या अब अवाम फिर सिविल नाफरमानी पर आ जाए? इख्तियार बेग साहब जी, देखिए मैं बिल्कुल उस बात को यहाँ पे दोहराना पसंद करूंगा कि जिन चीजों में आपको प्रायोरिटीज देनी है, एक तो इकोनॉमिक टीम के बार बार बदलने से लोग शेकी हो जाते हैं, शेकी हो जाते हैं, आपका स्टॉक एक्सचेंज शेकी हो जाता है और एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन हो जाती है। और वो सवालिया निशान यही होता है कि क्या मौजूदा माशी टीम जो है वो कैपेबल नहीं थी जिसको हटाया गया, और नई टीम क्या पोजीशन लेगी, क्या पॉलिसी लेगी। पहली चीज आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे के अपनी बात को एस्टेब्लिश करना चाहूंगा कि बिजली और गैस की कीमतों के लिए इमरान खान साहब से मिले, अप्तमा भी मिला और उन्होंने 6.5 सेंट पावर के और $7.5 MMBTU गैस की एग्री करे जो जून तक के लिए उन्होंने वादा किया था। लेकिन अभी टेक्सटाइल पॉलिसी में भी यही दोनों रेट जब दिए गए, वो टेक्सटाइल पॉलिसी काबीना में आई तो उसको रोक दिया गया। और मेन वजह उसके रोकने की यही थी कि वो कंसेशनल टैरिफ जो रीजनल टैरिफ से मुताबिकत रखता है, यानी जो हमारे खित्ते में इंडिया में, बांग्लादेश में और दूसरे ममालिक में टैरिफ है, उसके हिसाब से ये मोरलेस मैच करता है। वो कहते हैं कि जी नहीं, IMF इसको नहीं इजाजत देगा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब तमाम एक्सपोर्टर लॉन्ग टर्म पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं। हम खुद अगर हमसे कहता है 6 महीने का ऑर्डर लो तो हम नहीं पोजीशन ले पा रहे हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर में जब बुरी तरह मार खाई है कि टेक्सटाइल बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन टेक्सटाइल के लिए रॉ मटेरियल अगर नहीं मिलेगा, कॉटन नहीं है। 13 मिलियन बेल की हमारी फसल होती थी सालाना, 5.5 मिलियन बेल इस साल फसल हुई है, जो आधे से भी कम हुई है। आप इंडिया से हमारी ट्रेड बंद है, वाघा बॉर्डर से आप कॉटन मंगा नहीं सकते, यान की कीमतें 40% बढ़ गई हैं। ये सब चीजें भी तो आप प्लीज बतलाएं कि अनसर्टेनिटी है,
सनतकार को उसने हिला के रख दिया है। हमारे कंटेनर जो है जिसका हम फ्रेट पे करते थे यूरोप का, ये तुर्की का, जर्मनी का, $1500 40 फुट कंटेनर का, आज $4000 में कंटेनर नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि इम्पोर्ट बीच में कम हुई है तो बॉक्सेस कम आए। ये सब चीजें भी एक्सपोर्टर को बुरी तरह से जोड़ के रखा हुआ है, परेशान है। लेकिन आज क्योंकि मौजूद आपका महंगाई है तो मैं महंगाई पे फिरदौस भाई को भी मैं बताऊंगा कि मैं मुस्बत बात करने का आदी हूँ और हमेशा मुस्बत लिखता रहा हूँ, लेकिन खुदारा ये महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है। इसके लिए तरजीह बुनियादों पे 1 पॉइंट एजेंडा लेके आपने उन तमाम एरियाज को जो महंगाई उसमें डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म को मेंटेन करें या प्राइस कंट्रोल कमेटियों को जो मुकामी सतह पे होती है फाल करें, या डीसी वाला को आप वो पावर दें जिससे वो बंद कर सके, फाइन कर सके, सील कर सके। लेकिन कुछ करना होगा और रमजान से पहले करना होगा, क्योंकि रमजान में लोग परेशान हैं कि अभी से वो चीजें खुर्दनी अशिया। सर अभी से तेल की कीमतें बढ़ गई सर, रमजान से एक हफ्ते पहले ही, और कीमतें 70, 80, 100% के रेंज में बढ़ी हैं। तो मैं तो बार बार ही कहूंगा जो आज का टॉपिक है हम उसी पे बाकी चीजें अगर कुछ की उसके अच्छे असरात आएंगे आने वाले वक्त में, वो मुल्क के लिए बेहतरी और माशत के लिए बेहतरी होगी। लेकिन अभी एक आम आदमी को जो चीज की जरूरत है, और कल जो वज़ीर आज़म साहब से सवालात किए गए मरियम बीवी के और दूसरों ने जो कॉल करी, उन्होंने यही कहा कि महंगाई महंगाई महंगाई। लिहाजा आपको ये नकारे खुदा है, इसको समझे, ये वाकई में इशू है। हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि जो एक चैनल हमसे पूछ रहा है ईमानदारी के साथ कि वाकई में ये अब चीज बहुत चुभ रही है, बहुत तकलीफ दे रही है, और उसके लिए फौरी बुनियादों पे इमाम साहब को, पीटीआई की हुकूमत को करना होगा। हम टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी, और उससे इंशाल्लाह आने वाले वक्त हम समझते हैं बेहतरी आएगी। लेकिन अभी फिलहाल देश की जरूरत है वो ये है कि महंगाई के तूफान को रोकना होगा, और आपने सपोर्ट प्राइस, दूसरे डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म, तलब रसद को देखते हुए शॉर्टली जवाब दे दीजिएगा सर, कारकर्दगी देखते हुए इस चीज को। मुझे डॉक्टर फारूक के पास भी जाना है जी। मैं देखिए, आई डोंट नो कि क्यों ये इम्प्रेशन आपके दोनों पैनलिस्ट को ये आ रहा है कि मैं ये नहीं एक्नॉलेज कर रहा कि महंगाई तकलीफ दे है। मैं तो एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि महंगाई तकलीफ दे, लेकिन मैं साथ साथ जो कह रहा हूँ कि हुकूमत अपनी काविशें कर रही है, कोशिशें कर रही हैं, लेकिन कुछ जगह पे लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल सर यही तो जानना चाहते हैं फिरदौस साहब, वो लिमिटेशन है क्या? अद्वियात आपने, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिजली की लिमिटेशन डबल एज शॉट हमारे ऊपर दो धोरी तलवार गिरी है ये हुकूमत पे। एक तो ये कि महंगे तरीन बिजली खरीदी गई जो इस मुल्क की बाइंग पावर से बियॉन्ड थी। दूसरी चीज ये है कि ट्रांसमिशन सिस्टम इन प्लेस नहीं था टू कंज्यूम पूरी बिजली। तो अब आप कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं जब आप कंज्यूम नहीं कर रहे। ये दोनों चीजें जो हैं वो बिजली के ऊपर एक शदीद दबाव डाल रही है। उसके अंदर जो पॉसिबल रिफॉर्म्स थे वो बता दिए। मैं इन दोनों पैनल से दरखास्त करता हूँ कि आप अगर समझते हैं कि बिजली का नर्ख कम करने के और कोई तरीकेकार भी है तो जरूर सामने लाइए। हम आपकी बातें सुनते हैं, हम ये नहीं कि आपकी बातों को नजरअंदाज। चले सर, ये तो मान लिया बात आपकी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब अगर मुर्गी और अंडे का बताते हैं कि जी भैंसों के बारे में बताते हैं, शेल्टर्स होम खोलते हैं, लंगर खाना खोल रहे, तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर का काम है? सर प्राइम मिनिस्टर का काम तो इन तमाम चीजों को एड्रेस करना है। सबसे ज्यादा मेन जो 22 करोड़ आवाम का जो मसला है वो महंगाई है सर। अभी रमजान में एक हफ्ता बाकी है लेकिन तेल और घी की कीमतें बढ़ गई है। प्राइम मिनिस्टर से बात करें तो देखिए, ये हुकूमत और तमाम हुकूमतें अपनी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के वेलफेयर के लिए होती है। हम गरीब आवाम के साथ खड़े हैं। एक ही मिसाल आपको देता हूँ, ठीक, एक सेहत इंसाफ कार्ड ले लीजिए, एपी में 10 लाख रुपए फी खानदान का इलाज करा सकते हैं। उसको जो इलाज पे पहले पैसे खर्च करता था अब नहीं करना, वो बचत हुई कि नहीं हुई? उस आदमी को कितनी सहूलत मिली है कि किसी के घर में किसी आदमी को स्टंट या औरत को स्टंट की जरूरत हो और 2-2.5 लाख रुपए का बिल हो, अब उसको हाथ नहीं फैलाना पड़ता किसी के सामने। ये उसकी इज्जत नफ्स को हमने जो है मुकद्दम रखा है। क्या वो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं? आज जब लंगर खाने में कोई जाता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हारी नौकरी। हमने एक अज़म लेके चल रहे हैं।
तो इस मुल्क में कोई भूखा नहीं सोएगा। तो हम जब भूखा नहीं सोने देंगे तो वो भी तो एक सपोर्ट है, और इंशाल्लाह महंगाई के खिलाफ भी हमारी जद्दोजहद चले कामयाब होगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक साहब, अब ये प्राइम मिनिस्टर बार बार ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, माफिया की बात करते हैं कि उनके हाथ क्या वाकई बंधे हुए? अगर उनको मुकम्मल इख्तियार दे दिया जाए सर, तो वो यकीनन डिलीवर करके दिखाएंगे। देखिए शाजिया, दरख्त गिनना अवाम का काम नहीं है। हमें बताया जा रहा है कि हुकूमत बेशुमार स्टेप्स उठा रही है, जरूर मेहनत कर रही हो। अवाम का काम है, अवाम देखती है कि फल खाना है, दरख्त गिनना उनका काम नहीं। फल जो है वो अवाम को नहीं मिल रहा। अगर गरीब के लिए हुकूमत का बहुत जबरदस्त ख्याल रखने वाला है, तो जिस दिन हुकूमत आई थी उस दिन पाकिस्तान में तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे थे। आज 9 करोड़ क्यों हो गए हैं? 2 करोड़ इजाफी गरीब पिछले 2-2.5 सालों में ऐसे पाकिस्तानी हैं जो शरह गुर्बत से गिर गए हैं। तो हमारा अवाम ये नहीं देखती कि हुकूमत क्या कर रही है, कितने काम कर रही है। अवाम ये देखती है कि हमें फल क्या मिल रहा है। आपने बार बार जिक्र किया, जब वजीर आजम साहब इमरान खान साहब जब वजीर आजम नहीं थे तो वो बिजली का बिल जला रहे थे। आप अगर उस बिजली के बिल जलाने की डेट देखें तो उस वक्त 8 रुपए का 1 यूनिट था जो इमरान खान साहब ने बिल जला दिया। फिर जब खान साहब की हुकूमत आई, पीटीआई की हुकूमत, तो 11 रुपए का 1 यूनिट था। आज 28 रुपए का है और अगले साल ये 35 रुपए का होने चला है। ठीक। तो 8 रुपए का बिल हमने जला दिया और अब 28 रुपए की बिल को हम उसकी कोई जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं कि वो तो पीएमएलएन ने सब कुछ किया था। देखिए, तकरीबन 1000 अरब का खसारा है बिजली के सेक्टर के अंदर। उसमें 300 अरब का ऐसा खसारा है जो बिजली चोरी हो जाती है और उस हवाले से इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। ठीक है। और तकरीबन 150 अरब का ऐसा खसारा है जो वसूली नहीं हो रही। 100 रुपए का बिल जाता है तो 90 रुपए का आता है। ठीक है। चले डॉक्टर फारूक साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया सर। डिटेल बात इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। इख्तियार बेग साहब, शमीम नकवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाते जाते इतनी कहूंगी कि आवाम को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। आवाम को चाहिए महंगाई में रिलीफ और ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझना चाहिए इमरान खान साहब को। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह ने के पास।